नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के देख रहे हैं आप आज तक। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। लंच ब्रेक में शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड जोशीमठ से लेकर यह खबर है। देखिए, उत्तराखंड में जोशीमठ को लेकर कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल किसी घर को नहीं तोड़ा जाएगा और अब तक 90 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है, पहुंचा दिया गया है। और इस बीच 1.5 लाख रुपए की जो अंतरिम राशि है वो लोगों को दी जा रही है मदद के लिए। बैठक में जोशीमठ को लेकर राहत पैकेज और बड़े प्लान पर भी चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। तो बैठक से पहले पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, बोले हैं अभी नहीं टूटेंगे घर। ये लोगों के लिए राहत की खबर। सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी है। बैठक में राहत पैकेज पर भी चर्चा की उम्मीद की जा रही है क्योंकि लोग भी नाराज हैं, आक्रोशित हैं अपनी मांग को लेकर। वो शिफ्ट तो होना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि उचित मुआवजा, कंपनसेशन और उचित प्रबंध किया जाए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आशियाना छोड़ना इतना आसान नहीं है। जो सब कुछ बरसों से लोग रह रहे थे अपनी पीढ़ियों के साथ, और अब एकाएक शिफ्ट करना और इतने कम पैसे में, इसलिए वो भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी के साथ चल रहा है और करीब 50% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। आप भी देखें राम मंदिर निर्माण की ये भव्य तस्वीरें, ये तमाम तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं, ये राम मंदिर का निर्माण किस गति के साथ, किस तीव्रता के साथ चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। भव्य झलक है आज तक पर आपको हम दिखा रहे हैं। और ये अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण, उसी कार्य की ये तस्वीरें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंच चुके हैं और आज वो राजौरी में धांगरी गांव के उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने का उनका प्लान है। हालांकि खराब मौसम की वजह से अभी तक उनका चॉपर उड़ान नहीं भर पाया है और जिसके बाद उनके प्रोग्राम में कुछ बदलाव किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह अब जम्मू में राजभवन जाएंगे, जहां उच्च स्तरीय हाई लेवल सुरक्षा बैठक होनी है। उनमें तमाम आला अधिकारी, तमाम नेता, मंत्री शामिल होने वाले। और खराब मौसम की वजह से अमित शाह के प्रोग्राम में भी बदलाव की खबर मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह राजौरी जाने वाले हैं, लेकिन पहले राजभवन में होगी उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। जिस तरह के हालात हैं, राजौरी में आतंकवादियों ने निशाना बनाया था, जहां हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया था। कई लोग इसमें मारे गए थे, 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी निर्मम तरीके से, जिसमें मासूम भी शामिल। और इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू पहुंच चुके हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आप सभी दर्शकों को जम्मू ही लिए चलते हैं। सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या तैयारी है, क्या प्लान है, क्योंकि उच्च स्तरीय हाई लेवल बैठक भी होनी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में? जी आशुतोष, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूं राजौरी जिले के ढांगरी इलाके में और इसी क्षेत्र में 1 जनवरी को यहां पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 हिंदू जो हैं वो मारे गए थे उस आतंकी हमले में। और जहां तक केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात है, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री जो हैं वो जम्मू पहुंच चुके हैं। चूंकि मौसम काफी ज्यादा खराब है, कल देर शाम से ही यहाँ पर जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हो रही है और अभी मौसम खराब है, इसीलिए उनका जो चॉपर है, जो हेलीकॉप्टर है, वो जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट से नहीं निकल पाया है। इसीलिए जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो सीधा अभी राजभवन गए हैं जम्मू में और वहां पर वो एक उच्च स्तरीय सुरक्षा की जो है बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह और दूसरी एजेंसियां जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, NIA है और दूसरी तमाम एजेंसियों के आला अधिकारी हैं और वो गृह मंत्री अमित शाह को एक अपना ब्रीफिंग देंगे पूरी सुरक्षा की जो स्थिति है इस समय जम्मू संभाग में और कश्मीर घाटी में। और आशुतोष, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं जिस इलाके में खड़ा हूं ये डांगरी गांव है और यहीं पर आतंकियों ने हमला किया था 1 जनवरी की शाम को। और ये जो आप मकान देख रहे हैं, जो कैमरा पर्सन नीरज तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो मकान देख रहे हैं, ये उन 3 मकानों में से एक मकान है जिस पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई थी, हमला किया था। और दुर्भाग्य से इस घर के 2 चिराग आतंकवादियों ने बुझा दिए। इस घर में एक महिला रहती है, सरोज बाला, और उनके 2 बेटे, प्रिंस शर्मा और दीपक शर्मा। प्रिंस और दीपक दोनों की हत्या आतंकवादियों ने की और अब इस घर में केवल वो महिला बची है और दोनों उनके जो बेटे हैं, जवान बेटे, उनको आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। इसको लेकर इस पूरे क्षेत्र में काफी ज्यादा आक्रोश है, रोष है और हमने देखा कि यहाँ पर जो लोगों में कितना आक्रोश था। उसके बाद जो लोगों की तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंच गए, उससे लोगों में बहुत भरोसा जगा होगा
कि सरकार ने उनको अकेले नहीं छोड़ा है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच जाते हैं लोगों से मुलाकात करने, हालात का जायजा लेने के लिए हाई लेवल बैठक भी करने वाले हैं। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया गया है और यह पूरा भरोसा देने की कोशिश कि आप सब अकेले नहीं हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? जी बिल्कुल आशुतोष, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह है उनके यहाँ राजौरी दौरे का मकसद ही यही है कि ताकि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज है इनमें सुरक्षा की भावना एक बार फिर जो है उत्पन्न हो, क्योंकि जिस प्रकार से 1 जनवरी की शाम को यहाँ पर कायराना आतंकी हमला होता है और उसके अगले दिन यहाँ पर आईईडी का विस्फोट इसी मकान में होता है। दरअसल जो कायर आतंकवादी थे उन्होंने यहाँ पर एक बैग के नीचे एक आईईडी छिपा रखी थी और अगले दिन सुबह यहाँ पर आईईडी का विस्फोट होता है जिसमें 2 मासूम बच्चे जो है अपनी जान गंवा देते हैं। तो इस समय जैसे कि मैंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में काफी आक्रोश था, तो इसीलिए उसके बाद जो यहाँ लोगों की मांग थी कि जो ग्राम रक्षा समितियां हैं उनको मजबूत किया जाए, उनको अत्याधुनिक हथियार दिए जाए, तो उसी दिशा में सरकार ने काम किया है। और अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर जो पूर्व सैनिक है उनको सेल्फ लोडेड राइफल्स दी गई हैं ताकि वो आतंकियों से लोहा ले सके, क्योंकि यहाँ पर आतंकियों का खतरा मंडरा रहा है, लोगों में असुरक्षा की भावना है। तो लोगों ने मांग की। चलिए आप नजर बनाकर रखें। राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इस बीच श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय क्या कुछ कह रहे हैं, आपको हम सीधा लिए चलते हैं। वो बालक राम की प्रतिमा है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवान की अर्चना है वो पुत्र रूप में है। अयोध्या में राम जी की पूजा कहीं जामाता दामाद के रूप में है, कहीं राजा के रूप में है, कहीं वनवासी रूप में है। यहाँ राम की पूजा पुत्र रूप में होगी, बालक राम, राम लला। देश के कुछ ख्याति नाम मूर्तिकार, उसमें एक उड़ीसा के हैं मूर्तिकार जिनको पद्म विभूषण मिला है। एक कर्नाटक के हैं। मूर्ति शास्त्र के अध्येता, मूर्तिकार नहीं है वो, लेकिन मूर्ति विज्ञान के अध्येता स्कॉलर वो पूना के हैं। लगभग 90 साल की आयु है और चित्रकला के देश के ख्याति नाम वो बंबई के हैं। ये सब लोग बालक राम का चित्र कैसा हो, आंखों की कोमलता, चेहरे की कोमलता, हाथ पैरों की कोमलता, ये बाल सुलभ, इसका वो रेखांकन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि रामनवमी के दिन सूर्य भगवान की किरणें रामलला के ललाट को प्रकाशित करे। सूर्य तिलक दोपहर 12 बजे, इसका प्रयोग रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI वो कर रही है और पहला ट्रायल सफल हो गया है। उसके आधार पर भगवान की मूर्ति का जो पेडेस्टल होगा, स्टूल, उसकी ऊंचाई तय करेंगे। मूर्ति पत्थर की बनेगी, पत्थरों का सिलेक्शन हो रहा है।
हमारी कोशिश है कि खंभों पर जो मूर्तियां बननी है वो मूर्तियां भी बनाने का काम खोजना प्रारंभ कर दें। आदमी खोजेंगे, फिर मूर्ति बनाने वाले कलाकार कहाँ कहाँ मिलते हैं। कलाकार शब्द अच्छा नहीं है उनके लिए, वो उसके हुनरदार लोग हैं, वो उसके आर्टिजन्स हैं, शिल्पी हैं, वो शिल्पी। शिल्पी उड़ीसा में मिलते हैं, दक्षिण में भी शिल्पी हैं, राजस्थान में भी शिल्पी हैं जो पत्थरों की नक्काशी करते हैं। सामान्य सीमेंट की मूर्ति बनाना आसान है, एक पत्थर का टुकड़ा मिल जाए उसमें मूर्ति निकालना आसान है। और यहाँ मूर्ति अगर तनिक भी बिगड़ गई तो खंभा जो लग चुका है उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इसलिए ये काम ज्यादा सेंसिटिव है। अगर सभी खंभे और दीवारों का विचार कर लें तो शायद 7,000 मूर्तियां बनेंगी। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को भी आप सुन रहे थे, जानकारी दे रहे थे किस तरह से भव्य निर्माण कार्य आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अपने खास पेशकश दिखाते हैं आपको दफा 302। देखिए अब बात दिल्ली के कंझावला केस की, क्योंकि कंझावला केस के आरोपियों पर गृह मंत्रालय ने हत्या की धारा 302 लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी और उसी के बाद एमएचए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को कई एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। और सूत्रों के मुताबिक इन्हीं निर्देशों में शामिल है कंझावला केस के आरोपियों पर 302 यानी हत्या की धारा लगाकर मामले की तफ्तीश करने का निर्देश। कंझावला केस में एक्शन में गृह मंत्रालय। दिल्ली पुलिस की 3 पीसीआर वैन सस्पेंड। पुलिस के खिलाफ गृह मंत्रालय का एक्शन। कंझावला केस में अब जुड़ेगी दफा 302। कंझावला केस यानी नए साल के पहले दिन 1 जनवरी की सुबह से पहले हुई उस खौफनाक वारदात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय अब एक्शन में आ गया है। इस कंझावला कांड में अभी तक पुलिस इधर उधर की बात करके मामले को उलझाने की फिराक में लगी हुई थी। अभी जब तक सारी चीजें एनालाइज ना कर ले तब मैम पुलिस वालों की भी लापरवाही की बात जो सामने आ रही है उसको लेकर सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है। जिस कांड में अभी तक पुलिस बड़ी ही लापरवाही भरे अंदाज में पुलिस की गलती को अनदेखा कर रही थी। 302 लगना या 304 लगना ये एक लॉ का मैटर है। मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है कि एक मोटिव होना बहुत जरूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत जरूरी होता है। अब उस मामले में गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है क्योंकि कंझावला केस में केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है। कंझावला कांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी एमएचए को रिपोर्ट सौंपी गई और उसी रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। मामले की गंभीरता और साक्ष्यों के आधार पर दिल्ली पुलिस को कंझावला केस में आरोपियों पर एफआईआर में आईपीसी की धारा 302 जोड़कर मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है ताकि दोषियों को सजा मिल सके। गृह मंत्रालय के इस एक्शन से अंजलि के घर वालों को राहत मिली है। जब तो वो मना करते थे, कहते थे एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, कुछ ऐसा मर्डर वर्डर का कुछ नहीं हुआ, 302 नहीं लग सकती। जब पुलिस वाले मना करते थे, कहते थे वो नहीं लगेगी, मोटिव नहीं है। अब कहाँ से मोटिव मिल गया।
जब तो मना करते थे पुलिस वाले। लेकिन गृह मंत्रालय का एक्शन उस वक्त बेहद कड़ा हो गया जब विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस को 3 पीसीआर वैन व 2 पिकेट ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को पीसीआर वैन जांच चौकी के पर्यवेक्षक अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। उस रात ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप जब मर्जी आके मिल सकते हैं। अभी हमको अपना काम करने दीजिए और आपको जब भी कुछ भी लगता है कि गलत है तो आप मेरे से डायरेक्टली मिल सकते हैं मेरे ऑफिस में। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है ताकि दोषियों को सजा मिल सके। दिल्ली पुलिस को भी ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि जांच में कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जांच की रफ्तार और प्रगति के बारे में गृह मंत्रालय को हर 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने का साफ साफ निर्देश दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का साफ साफ कहना है कि राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएं। अंजलि की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ कई सीसीटीवी लगे, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी एक्सीडेंट के ठीक 2 मिनट बाद का है, जहां पर आरोपी एक्सीडेंट के 2 मिनट बाद गाड़ी से उतरकर कार के नीचे फंसी अंजलि को देखते हैं और उसके बाद एक बार फिर से गाड़ी दौड़ा देते हैं। लेकिन पुलिस का कहना था कि मोटिव नहीं है, इसलिए ये मामला गैर इरादतन हत्या का है। पर अब सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में हत्या की धारा दर्ज कर सकती है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और इस बीच इस घटनाक्रम को लेकर हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने बात की अंजलि के मां और नानी से। सुनिए क्या कुछ कहना है इन दोनों लोगों का। होम मिनिस्ट्री के सूत्रों से एक बड़ी खबर आई है कि दिल्ली पुलिस को यह बोला गया है कि कंझावला मामले में 302 यानी कत्ल की धारा एफआईआर में जोड़ी जाए। इसके अलावा जो पुलिस वाले उस दिन लापरवाही के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अंजलि की नानी जी और अंजलि की मां दोनों लोग मौजूद हैं। लगातार इन लोगों ने धरना और प्रदर्शन किया था, 302 की मांग की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा था कि चूंकि मोटिव नहीं है इसलिए इस एफआईआर में 302 दर्ज नहीं की जा सकती। अब हम उनकी नानी से बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। पुलिस ने कहा था कि मोटिव नहीं है, लेकिन अब 302 जोड़ी जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, आप क्या कहेंगी? ठीक है, तो हम तो इसी के लिए लड़ रहे थे। 302 हो गई तो ठीक है, होनी तो चाहिए उन लोगों को फांसी। 302 हो गई जब तो फांसी होगी उनको। मर्डर तो करा ही था उन्होंने, हमारी तो चली गई। अब आप क्या कहेंगी? अच्छा है, मेरी बेटी को इंसाफ मिला। मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। जिन्होंने मेरी बेटी के साथ करा उनको भी फांसी हो। आप एक बात बताएं कि जब आप लोग इसके पहले पुलिस अधिकारियों से मिली थी और 302 लगाने की जब बात कहती थी तो वो क्या कहते थे? जब तो वो मना करते थे, कहते थे एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, कुछ ऐसा मर्डर वर्डर का कुछ नहीं हुआ, 302 नहीं लग सकती। जब पुलिस वाले मना करते थे, कहते थे वो नहीं लगेगी, मोटिव नहीं है, मोटिव नहीं है। अब कहाँ से मोटिव मिल गया? असल में गृह मंत्रालय का एक्शन दिल्ली पुलिस के तमंगों पर कीचड़ की तरह होगा। देखिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ दिल्ली पुलिस की साख पर बट्टा लगेगा बल्कि उस रात के बारे में सोचकर दिल्ली पुलिस के तमाम पुलिस वालों को सपनों में भी पसीने आ सकते हैं। आखिर उस रात का पूरा सच था क्या? किसने क्या देखा और किसने क्या सुना? क्योंकि अब यह मामला मात्र हादसे के दायरे में तो नहीं रह गया, अब यह हत्या का केस बन चुका है जिसमें 302 धारा शामिल है। अब देश की राजधानी की ये पथरीली सड़क भी शायद उतनी पथरीली नहीं होगी जितना ये शहर अब पत्थर दिल हो चुका है। आमतौर पर यह पथरीली सड़क सिर्फ जिस्मों में खरोंच पैदा कर सकती है, उन्हें बेजान भी बना सकती है, उन जिस्मों से रूह को आजाद कर सकती है,
मगर जब पथरीली सड़क की वही जकड़न जिस्म के रास्ते दिल में उतर जाए तो फिर उस मौत को कोई ताउम्र नहीं भुला सकता। इसलिए शायद इस भागते दौड़ते शहर में 13 दिन गुजरने के बाद, उस 20 साल की अंजलि की 13वीं के बाद भी लोग उसकी मौत को नहीं भूल पाए हैं, जो इसी राजधानी की सड़क पर घिस घिस कर हुई, जिसके बारे में सुनकर और सोचकर आज भी सिसकी खुद ब खुद निकल पड़ती है। 3 थानों की पुलिस, 12 किलोमीटर का दायरा, 9 पीसीआर वैन और कागजों पर ही सही दिल्ली वालों की हिफाजत के लिए गश्त करती पुलिस। इन सब के बीच एक कार में सवार 5 हैवान 23 साल की एक लड़की को देश की राजधानी की चमकीली या पथरीली सड़क पर पूरे 12 किलोमीटर तक पहिए तले रौंदते रहे और घूमते रहे। कब लड़की की मौत हुई, किस पल वो लाश बनी और कैसे वो लाश एक मोटर कार के पहिए के नीचे फंसकर लगभग 2 घंटे तक पथरीली सड़क पर भागती रही। तभी तो जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी तो मुट्ठी भींचकर गृह मंत्रालय के अफसर भी एक्शन की मुद्रा में आए बगैर नहीं रह पाए। अंजलि को कार के नीचे घसीटते हुए जिन इलाकों से आरोपियों की कार गुजरी थी, वहां पर 3 पीसीआर की ड्यूटी थी। इसके अलावा 2 पिकेट भी लगाई गई थी। अब इस बात की तफ्तीश जारी है कि इन्होंने कितनी लापरवाही की। जो पहली रिपोर्ट स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह ने होम मिनिस्ट्री को दी है, उसके बाद ये सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि इन सभी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त एक्शन जल्द लिया जाएगा। 3 थानों की पुलिस, 12 किलोमीटर का दायरा, 9 पीसीआर वैन और कागजों पर ही सही दिल्ली वालों की हिफाजत के लिए गश्त करती पुलिस फिर भी न उस कार को देख पाई और न ही कार में फंसी हुई लाश को, न पथरीली सड़कों पर खिंच चुके खून के उस निशान को। वो तो इस पत्थरदिल शहर में दीपक बनकर अब भी थोड़े बहुत इंसानियत को जिंदा रखने वाले इस दीपक ने 2 घंटे तक मोटर कार के पहियों में फंसी दिल्ली की उस बेटी का अकेले पीछा किया। तब कहीं जाकर यह खबर भी सामने आई, वरना क्या पता दिल्ली पुलिस इसे भी एक मामूली सड़क हादसा बताकर अपना फर्ज निभा चुकी होती। अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। हाँ। तो अभी जब तक सारी चीजें एनालाइज ना कर ले तब तक कुछ भी नहीं मैम, पुलिस वालों की भी लापरवाही की बात जो सामने आ रही है उसको लेकर सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है। इंक्वायरी जब खत्म होगी तो रिपोर्ट सबमिट। ये वही दीपक था जिसका जिक्र दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज में किया था। दीपक को शुरू से ऐसा लग रहा था जैसे लाश कार से निकलकर बाहर आ गई है और बाहर पहिए में फंस गई है। ये खौफनाक मंजर देखते ही उसी ने पहली बार पीसीआर को कॉल किया था। अब जरा अंदाजा लगाइए, घबराया हुआ दीपक पुलिस को यह बता रहा है कि एक कार है जिसमें एक लाश बंधी हुई है और दूसरी तरफ से पुलिस वाले उससे पूछ रहे हैं कि लाश ने कफन पहन रखा है या नहीं। 3:18 में मेरी साइड से एक वो गई है जोनती साइड, कुतुबगढ़ साइड, वहां से वापस घूम के 10 मिनट के अंदर फिर मेरी दुकान पे आई है, मतलब दुकान के सामने। और वो फिर यहाँ से फिर कंजावला की साइड गई है, वहां से तकरीबन 5-7 मिनट के बाद वहीं से वो वापस यूटर्न ले रहा है 2 किलोमीटर आगे से ही। तो करीबन 1 घंटा आपने फॉलो किया उनको? हाँ, 1 घंटा फॉलो किया मैम। फिर मैं वहां से फॉलो घूमने के बाद उसने फिर जोनती जगह फिर वो यूटर्न ले लिया। फिर उसके बाद वो बेगमपुर तक गया। असल में उस रात की पूरी घटना पर दिल्ली पुलिस 302 लगा सकती है या नहीं, इस बात को लेकर लीगल ओपिनियन ली जा रही है। सवाल यही उठता है कि आधार क्या है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक के रूट की सीसीटीवी मैपिंग की थी। वारदात के बाद 2 जगह कार से नीचे झांकते हुए आरोपी दिखाई दिए। सीसीटीवी दिल्ली पुलिस ने कब्जे में लिया है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को सीसीटीवी भेजा गया है। आरोपियों ने कबूल किया कि उन्हें पता चल गया था कि कार के नीचे ह्यूमन बॉडी है, बावजूद इसके वो गाड़ी चलाते रहे। ये 2 एंगल ऐसे हैं जिसके बाद दिल्ली पुलिस लीगल एक्सपर्ट से लगातार ओपिनियन ले रही है। केस के लिए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल काउंसिल अतुल श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। 302 लगाने में कहां आ सकती है मुश्किल, अदालत में कहां फंस सकता है मामला। 302 यानी हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को हत्या का मकसद भी बताना होगा कि आखिर किस वजह से आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस शुरू से कह रही है कि 2 गाड़ियों की टक्कर हुई, जिसके बाद अंजलि कार में फंसी और उसे घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हुई। इस मामले में आई विटनेस भी पुलिस के साथ है, जिसने बताया कि स्कूटी और कार की टक्कर हुई थी। कुल मिलाकर 302 अगर पुलिस लगा भी देती है तो अदालत में हत्या को साबित करना एक टेढ़ी खीर साबित होगा। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।